हेलो बच्चों, ये 11th का आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आप सबसे पहले समझेंगे कि 11th में आपको पढ़ना क्या क्या है। 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कितने यूनिट्स में बांटा गया है और वो यूनिट्स कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और ज्ञानम एजुकेशन में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि 11th में कौन कौन सा चैप्टर है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 11th में टोटल कितने यूनिट्स है और कौन से यूनिट में कितना चैप्टर है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी विजिबल है कि कौन सा लेक्चर या कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं बेटा मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्कूल के एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा कौन से चैप्टर में, वो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा जेईई मेंस और नीट में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख के समझ सकते हैं। बात करते हैं एडवांस की। तो एडवांस में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा या उस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी बेटा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बात यह होती है बच्चों की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से पढ़े कि स्कूल का भी हमारा एग्जाम अच्छे से जाए और साथ साथ हमारा कंपटीशन जो भी हमने अपना टारगेट बना रखा है उसकी भी तैयारी आसानी से होती रहे। तो बच्चों इसके लिए हमने अपना जो कोर्स है उसको स्पेशली डिजाइन किया है। जो आपको मॉड्यूल मिलेगा या जो भी आपका टेस्ट होगा या जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगे उसको इस तरीके से बांटा गया बेटा कि आपका कोई भी एग्जाम चाहे वो स्कूल का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो सब का सब इजिली क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल में डिफरेंट चैप्टर है और हर चैप्टर किसी ना किसी एग्जाम को फोकस्ड करके बनाया हुआ है। जैसे अगर आप मॉड्यूल में बात करेंगे बेटा तो मॉड्यूल का जो पहला एक्सरसाइज होगा वो कंप्लीटली स्कूल को ध्यान में रख के बनाया हुआ है ताकि स्कूल का आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। दूसरा जो एक्सरसाइज है बेटा वो कंप्लीटली जेईई मेंस और नीट को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तीसरा जो एक्सरसाइज रहेगा बेटा वो भी नीट और जेईई मेंस थोड़ा सा लेवल अप करके बनाया हुआ है कि जो भी टफ क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से बना सके। उसके बाद के जो चौथे एक्सरसाइज है वो बेटा जेईई एडवांस को कंप्लीटली ध्यान में रख के बनाया गया है और जो आगे का जो एक्सरसाइज है बेटा वो टोटली डेडिकेटेड है आपको ओलंपियाड केवीपीवाई एडवांस इस तरीके का जो भी एग्जाम होगा उनको ध्यान में रख करके मॉड्यूल आपकी तैयार की गई है। अब बात होती है बेटा कि टेस्ट में क्या होगा। तो देखो बच्चों हमारे हर लेक्चर के बाद आपको एक जीकैप प्रोवाइड करके दिया जाएगा। जीकैप मतलब ज्ञानम क्लासरूम असेसमेंट प्रॉब्लम्स। जो भी लेक्चर आज आप पढ़ेंगे उस पे उस लेक्चर के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा। उसमें डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन इजी लेवल का है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, कौन सा क्वेश्चन टफ लेवल का है, ये सारा दिया हुआ रहेगा। ये जो इजी टफ और मॉडरेट जो लेवल है बेटा वो नीट मेंस और स्कूल को ध्यान में रख के डिसाइड किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लेक्चर वाइज आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये भी आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। फिर बात होगी बेटा टेस्ट की। तो टेस्ट जो बेटा हर 15 डेज के इंटरवल में आपका टेस्ट होगा। हमारा जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है बेटा वो एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड का क्या मतलब है कि हम इजिली एनालाइज कर पाएंगे आपके बिहेवियर को। हम थ्रू आउट द टेस्ट आपने कैसा बिहेव किया है, आपने कितने बार आप पैनिक सिचुएशन को फेस किया, कितने बार आपने पैनिक होके स्विच ओवर किया है, इस सब्जेक्ट से उसमें गया है, उस सब्जेक्ट से इसमें आया, ये कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास रहेगी। और जब भी पीटीएम होगा तो हम डिस्कशन करेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है ऐसे ऐसे टेस्ट वाइज ऐसे इंप्रूव करता जा रहा है। दूसरी बात ये भी रहेगी बेटा कि 3 घंटे के एग्जाम में आपने कितना टाइम इफेक्टिवली यूज किया है। मतलब यह है कि 3 घंटे में ऐसा कितना टाइम है जहां आपने इन्वेस्ट किया स्कोर करने में और ऐसा कितना टाइम है जहां आपने कोई भी स्कोर नहीं किया गया। अब सवाल ऐसा होता है बेटा कि हम कैसे पता चलेगा कि स्कोर किया या नहीं किया। तो वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काउंट करते रहता है आपके हर सेकेंड को।
जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि 3 घंटे में आपने कितना टाइम ऐसे क्वेश्चंस को दिया है जिनका आपने कोई सॉल्यूशन ही नहीं भरा, या आपने जो भी आंसर किया वो गलत है। यानी ये जो टाइम है ये आपका वेस्टेज वाला टाइम है। तो हर टेस्ट में हम क्या टारगेट करेंगे कि हमारा ये जो टाइम है ये टाइम कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहे। इसके साथ साथ बच्चों हम 1-to-1 डाउट डिस्कशन होगा। जो भी आपका डाउट है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे शर्मीले नेचर के होते हैं, वो क्लास में डाउट पूछने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। वैसे बच्चों को ध्यान में रख करके हमने अपना अलग से डाउट सेशन रखा हुआ है। हर अल्टरनेट डेज पे 1 घंटे का आपका डाउट सेशन रहेगा जहां आप अपने पर्सनल डाउट्स इजीली पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा व्हाट्सएप पे आपका 1 आवर डेडिकेटेड टाइम रहेगा जो आपको बता दिया जाएगा कि इतने से इतने बजे तक आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज ज्ञानम एजुकेशन आपको प्रोवाइड करके दी रही है। तो बेटा अब सवाल ये है कि हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। तो बेटा देखो, आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा आपका गोल क्या है, आपने अपने दिमाग में क्या एम बना के रखा है खुद के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। बात होगी स्कूल की, तो स्कूल को आप इजीली आसानी से टैकल कर सकते हैं। फिर बेटा मेंस और नीट, तो मेंस और नीट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, कोई टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, क्राउड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप बाकी बच्चों की तरह या एवरेज बच्चों की तरह सोच के अपने गोल या ड्रीम तक नहीं पहुंच सकते। वहाँ आपको एक ऐसा पाथ चुनना होगा जो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो और आपको अपने उस पाथ से डेविएट नहीं होना होगा। यहाँ हर लेक्चर आपको आपके गोल से या तो दूर ले जाएगा या तो पास। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ लेक्चर पढ़ते हैं, जो भी टास्क दिया जा रहा है, जो भी टेस्ट हो रहा है, जो भी जीकैप है, जो भी असाइनमेंट है, उनको आप इजीली हर लेक्चर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे, तो यकीन मानिए आपने जो सोचा है या जो भी आपने टारगेट कर रखा है कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, वो आसानी से आप पहुँच पाएंगे। बेटा अब बात होती है मेरे बारे में। मेरा नाम समीर कुमार गुप्ता है। मैंने बीटेक NIT राउरकेला से कर रखा है। इसके साथ साथ मैंने रेजोनेंस कोटा में ट्रेनिंग ली हुई है। रेजोनेंस कोटा में 2-3 साल मैंने पढ़ाया है। अभी तक मैंने 1000 से ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर को मेंटर कर चुका हूँ। तो ये सारी बातें होगी मेरे बारे में। अब बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11th की जर्नी को। तो बच्चों अब अपन 11th के फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि जर्नी फिजिक्स की है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे बेटा कि फिजिक्स है तो है क्या, फिजिक्स में आप पढ़ोगे क्या और करोगे क्या। तो सबसे पहले आप फिजिक्स का डेफिनेशन लिखिए। तो लिखेंगे बेटा इसका डेफिनेशन, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड देन डिस्क्राइब any natural phenomena related with mass and energy। तो जब आप डेफिनेशन देख रहे हैं बेटा तो इसमें पहला वर्ड है ऑब्जर्व, यानी सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे देखो आपके कमरे में स्विच लगा हुआ है, फैन है, AC है, टीवी है, कूलर है, कुछ भी है। तो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो आपका पंखा क्या होता है बेटा, चलने लगता है, और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो आपका पंखा बंद हो जाता है। यानी सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, दूसरा क्या बेटा, मेजरमेंट करना है। उसी में रेगुलेटर लगा रहता है कि नहीं, अगर AC है तो AC में रिमोट है। आप क्या करते हो, वो अप डाउन करते हो, टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हो, या रेगुलेटर से फैन की स्पीड कम ज्यादा करते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, मेजर कर रहे हो। और देन लास्ट में आप क्या करते हो बेटा, डिस्क्राइब करते हो कि ऐसा है तो है क्यों, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्लियर है। तो बच्चों आपने देखा कि आप फिजिक्स में क्या करेंगे, आप फिजिक्स में मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देन डिस्क्राइब करेंगे। किसको, एनी नेचुरल फेनोमेना। अब डिस्क्राइब आप कैसे करोगे बेटा, जैसे मान लो मुझे अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है तो मेरे पास अपना एक लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी मेरा मदर टंग है वो। आपको अपने बारे में जैसे डिस्क्राइब करना है तो आपका अपना एक मदर टंग है। यानी बेटा डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आप अपने आप को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। वैसे बेटा फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक लैंग्वेज है,
और उसका जो लैंग्वेज है बेटा वो है मैथमेटिक्स। यानी बेटा बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब सवाल ये है क्या मुझे पूरा मैथ्स जानना होगा? तो जवाब है बेटा नहीं। फिजिक्स को समझने के लिए बहुत प्रिसाइज वे में आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो कौन कौन से मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स को समझने के लिए 11th-12th के फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है, इसी से रिलेटेड है हमारा आज का लेक्चर। तो आपका जो आज का लेक्चर है बेटा वो है मैथमेटिकल टूल्स। अब इसमें इस टॉपिक में आप पढ़ोगे क्या क्या? तो देखो बेटा मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है या जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में हम समझते हैं। पहला बेटा स्केलर एंड वेक्टर, फिर दूसरा जो है बेटा वो है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ बेटा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, और कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है बेटा? तो हमें थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में समझना है, फिर बेटा अपने को डिफरेंशिएशन, फिर बेटा इंटीग्रेशन, और बेटा फिर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर बेटा हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें बेटा अपने को पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो अपने को फिजिक्स में यूज़ होगा। और जितना अच्छा से आप ये सारा टॉपिक समझ पाएंगे उतने ही अच्छे से आप फिजिक्स को भी समझ पाएंगे। तो आज बेटा अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर। तो आप हेडिंग दे दीजिए स्केलर एंड वेक्टर। तो बच्चा आपने देखा फिजिक्स के डेफिनेशन में कि फिजिक्स में आप ऑब्जर्व करेंगे एंड देन मेजरमेंट करेंगे। सवाल यह बेटा कि आप मेजरमेंट करेंगे तो किसका करेंगे? तो यहाँ पर आप मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे फिजिकल क्वांटिटी और इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है बेटा फिजिकल क्वांटिटी? तो कोई भी चीज़ या कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको वो क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की है बेटा? तो फिजिकल क्वांटिटी होती है 3 टाइप की। एक है बेटा आपका स्केलर, फिर है वेक्टर, और फिर है बेटा टेंसर। ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी हमारे 11th और 12th में ये कभी आएगा ही नहीं। तो हमारा जो 11th और 12th में टोटल फोकस रहेगा बेटा वो रहेगा स्केलर और वेक्टर पे। तो हम एक एक करके इन दोनों क्वांटिटी को समझते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए बेटा स्केलर। तो बच्चों अब हम एक एक करके स्केलर और वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए स्केलर और सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे डेफिनेशन एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज सिग्निफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी।
क्या मतलब हुआ बेटा कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से होगा, यानी एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो क्या डायरेक्शन का उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है या डायरेक्शन उसके लिए कोई वैल्यू रखता है, कोई मैटर रखता है? तो जवाब होगा बेटा नहीं। डायरेक्शन का क्या रोल होगा ऐसे स्केलर क्वांटिटी के पास, वो अपन यहीं पे थोड़े आगे समझेंगे। अभी बस ये आप समझिए कि स्केलर क्वांटिटी को मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से है, यानी अनलेस और अनटिल मैं मैग्नीट्यूड के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा स्केलर क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से बेटा लिखेंगे एग्जाम्पल, पहला है टाइम, दूसरा प्रेशर, तीसरा वर्क, चौथा बेटा स्पीड, पांचवा डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, फिर लिख लेंगे बेटा पावर, फिर प्रेशर, फिर है बेटा सरफेस टेंशन, फिर लिखेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, करंट, ईटीसी। क्लियर? चलो अब बेटा स्केलर से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स है, हम उसको एक एक करके लिखेंगे। लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है बेटा अ स्केलर क्वांटिटी इज signified by its magnitude only। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक टर्म देखा मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड? तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड से रिलेटेड भी कुछ कुछ पॉइंट्स है बेटा, जैसे पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मतलब है? जैसे देखो अगर आप बनिए की दुकान पे जाओगे तो आप क्या बोलते हो कि आप 5 किलो चावल दीजिए या 1 लीटर तेल दीजिए। क्या आपने कभी किसी को बोलते सुना है कि -5 kg चावल दीजिए या -1 लीटर तेल दीजिए? नहीं। यानी जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा दूसरी बात आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आप 1 kg बोल रहे हैं, 1 kg बोल रहे हैं, 2 लीटर बोल रहे हैं, 1 डजन ऐसा, 2 डजन ऐसा करके बोल रहे हैं। तो आप जब मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में दो चीजें हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है बेटा यूनिट। जो नंबर से रहता है उसको क्या बोला जाएगा बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या है बेटा? यूनिट। यानी दूसरा जो पॉइंट होगा बेटा तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी बेटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या बेटा? तो न्यूमेरिकल वैल्यू एनवी मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्या मतलब हुआ बेटा? जैसे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे यूनिट मीटर है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है और यहाँ पे यूनिट क्या बेटा? मिलीमीटर है। मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर मीटर से छोटा यूनिट है। यानी जितना छोटा यूनिट रहेगा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही ज्यादा बड़ी रहेगी, या जितना बड़ा यूनिट होगा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा a scalar quantity is simply added or subtracted or multiplied by the simple law of algebra। क्या मतलब है बेटा? तो देखो जैसे आपको पता है कि टाइम क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको पूछा जाए कि 1 आवर प्लस 2 आवर, सिंपली क्या होगा बेटा? 3 आवर। आपने देखा कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो 5 मीटर डिस्टेंस प्लस 5 मीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल 10 मीटर डिस्टेंस। उसी तरीके से वर्क क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। क्लियर? जैसे आपसे पूछेगा 10 जूल वर्क और -10 जूल वर्क हुआ तो टोटल वर्क डन कितना हुआ बेटा? 0।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, तो आपको मैंने बताया कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी है जिनके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो ऐसा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, तो डायरेक्शन क्या करता है बेटा, डायरेक्शन सिंपली उसके साइन को बताएगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव। उसके लिए आपका अपना क्या रहेगा बेटा, कन्वेंशन। मान लीजिए कि आपने इधर लिया पॉजिटिव या इधर ले लिया निगेटिव। अब मान लो बेटा वायर है, इसमें करंट लिया मैंने 1 एम्पियर करंट और इधर 1 एम्पियर करंट, ठीक है, और इधर हो गया बेटा 2 एम्पियर करंट। तो देखो ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे ये करंट आ रहा है, तो अगर आप इनवर्ड करंट को पॉजिटिव लोगे बेटा तो आउटवर्ड करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यही रोल प्ले करेगा बेटा डायरेक्शन का। उसी तरीके से देखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बाय द रूल क्या बेटा, मान लो यही कमरा है, अब इस कमरे में कुछ फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहे हैं और कुछ फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं इनवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेता हूं तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। अब जैसे क्वेश्चन में कहीं ऐसा पूछा है कि एक भाई कोई भी क्लोज्ड वॉल्यूम है, कोई भी एक स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, उसमें इनवर्ड फ्लक्स 20 जूल है, सॉरी इनवर्ड फ्लक्स 20 यूनिट है और आउटवर्ड फ्लक्स 10 यूनिट है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो अभी आपको क्या बताया मैंने, बाय कन्वेंशन इनवर्ड फ्लक्स क्या है बेटा, निगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। तो इनवर्ड फ्लक्स कितना है बेटा, 20। तो आप इनवर्ड को क्या लिखेंगे, +20 या -20, -20, और आउटवर्ड को क्या लिखेंगे, +10। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, -10 यूनिट। क्लियर है कि नहीं। यानी बेटा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला बात क्या है, द अमाउंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरी बात, मैग्नीट्यूड में क्या होगा बेटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और यूनिट डिसाइड करेगा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा यूनिट उतने छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या बेटा कि आप स्केलर को कैसे ऐड करोगे, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा के थ्रू, जैसे आप अभी तक करते आए हो। पांचवी बात कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो डायरेक्शन क्या डिसाइड करेगा बेटा, उसका प्लस माइनस, कि उसको प्लस लेना या माइनस। और बेटा ऐसा करने के लिए अपने पास कन्वेंशनल तरीका है, जैसे कि मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बताया कि क्लोज्ड वॉल्यूम है, तो क्लोज्ड वॉल्यूम के केस में इनवर्ड फ्लक्स क्या रहता है बेटा, निगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव। उसी तरीके से कोई जंक्शन है तो अगर इनवर्ड करंट आपने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो आउटवर्ड करंट क्या लेना होगा बेटा, निगेटिव। तो ये सारी बातें हो गई बेटा स्केलर के लिए। अब बेटा हम वेक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले आप वेक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखिए डेफिनेशन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर इफ, पहली कंडीशन है बेटा इट हैज मैग्नीट्यूड, दूसरा पॉइंट इट हैज डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट मस्ट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो देखो बेटा आपको पता है स्केलर कैसे ऐड करना है, जस्ट लाइक सिंपल अलजेब्रा में जैसे आप ऐड करते हैं 5 + 5 स्केलर्स को आप वैसे ही ऐड करोगे। लेकिन बेटा वेक्टर को ऐड करने का, या ऐसा बोले वेक्टर के अलजेब्रा का अपना लॉज है, तो आपको उन्हीं लॉज के थ्रू वेक्टर्स का जो भी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर प्रोडक्शन है, या जो मल्टीप्लिकेशन है, वो सारी चीजें वैसे ही डिफाइंड होगी। उनके डिफाइन करने का अपना एक स्पेसिफिक लॉ है, अपना एक मेथड है। तो वेक्टर को ऐड करने का अपना एक तरीका है जो कहलाता है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। यहाँ पे बेटा 2 लॉज है, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। अब ये दोनों लॉज क्या है वो आपके इस लेक्चर में आगे आएगा। क्लियर। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि दे मस्ट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और चौथा कंडीशन क्या है बेटा, देयर एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि a + b शुड बी इक्वल टू b + a। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन मस्ट ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड देयर एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव।
पॉजिटिव। एग्जाम्पल क्या बेटा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, टॉर्क है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थोड़ा अभी अंडरलाइन करेंगे, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे क्वांटिटीज 11th की, इसके बाद वाले जो क्वांटिटीज है वो सब धीरे धीरे करके 12th में आएंगी। क्लियर है? इसको लिख लेंगे, फिर वेक्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेंगे SIP रिलेटेड टू वेक्टर। पहला पॉइंट है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो देखो बेटा दो तरीके हैं, एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, जैसे मैं अगर बोलूँ ट्रायंगल तो आपके दिमाग में क्या बनता होगा, आपके दिमाग में ऐसा कुछ करके शेप बन जाता होगा। अगर मैं बोलूँ राइट एंगल ट्रायंगल तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ बनता होगा। अगर मैं बोलूँ सर्कल तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ बनता होगा। तो ये सब क्या बेटा ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वैसे ही बेटा वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली बेटा एन एरो विथ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम इसको? ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है इसके मैग्नीट्यूड को। ये कहलाएगा बेटा एरो जो दिखाएगा डायरेक्शन, इसको बोला जाता है बेटा हेड। जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं टेल। क्लियर है कि नहीं? तो देखो बच्चों अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर है ईस्ट में तो आप उसको कैसे दिखाओगे? तो देखो पेपर में हम इधर क्या लिखते हैं, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर ईस्ट में तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वेक्टर नॉर्थ में तो किधर रिप्रेजेंट करोगे? तो नॉर्थ किधर है बेटा? ऊपर। तो आप स्ट्रेट लाइन खींच लोगे और आपका एरो किधर की तरफ होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। तो वेक्टर किस में है? नॉर्थ में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो बेटा एक बार जब आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा तो आप इसको इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे। जैसे देखो अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिया है कि एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, तो आप यहां से क्या इंटरप्रेट करोगे? आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा? B का मैग्नीट्यूड A से क्या है? ज्यादा है। दूसरी बात आप क्या देख सकते हो कि दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में, मतलब A और B क्या बेटा? पैरेलल है। उसी तरीके से मान लीजिए कि ऐसा कुछ बना हुआ है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो आप यहां से क्या देख पाएंगे? मान लीजिए कि ये दोनों लेंथ लगभग इक्वल है। तो इस फिगर को देख के आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? आप इजीली बोल पाएंगे कि A और B का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। दूसरी बात आप क्या बोल पाएंगे कि एक इधर है दूसरा इधर, मतलब A और B एक दूसरे के क्या बेटा? परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी बातें आपको कब समझ में आएगी? जब आप समझ पाएंगे कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है बेटा मैथमेटिकल। जैसे मैं बोलूंगा कि एक अननोन क्वांटिटी है तो आप क्या लेते हो? सीधा सीधा x लिखते हो कि नहीं? तो वैसे ही बेटा मैथमेटिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है?
तो बेटा मैथमेटिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कोई भी लेटर के ऊपर एरो रहेगा, स्मॉल भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है, क्लियर है कि नहीं, या फिर बेटा बोल्ड लेटर्स के द्वारा। कैसे लेटर्स है ये, बोल्ड लेटर्स, क्लियर। हालांकि ये तरीका बेटा बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन किसी किसी बुक में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। चलो लिख लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, अ वेक्टर इज सिग्निफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, दैट इज अ वेक्टर विल गेट चेंज्ड इफ, पहला पॉइंट इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड, दूसरा पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड, और तीसरा पॉइंट बेटा इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन गेट चेंज्ड, क्लियर है कि नहीं। जैसे समझो बेटा कि अगर एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, मान लो ए और बी दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए बी फोर्स है और बी भी फोर्स है, तो आप यहां से क्या देख के बोल रहे हैं, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ, तो क्या ए और बी अलग अलग फोर्स है या सेम फोर्स है, तो ए और बी सेम फोर्स है। उसी तरीके से मान लो बेटा ऐसा है, देखिए ए फोर्स और ये बी फोर्स, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है बी वाले का लेंथ ए से क्या बेटा ज्यादा है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्लियर है। चलो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, देखो ये अपना एक वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, दिख रहा है, तो बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ये मार्कर का लेंथ ना घटा ना बढ़ा, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। क्या इसका एरो चेंज हुआ, तो देखिए अभी भी एरो इधर ही है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो अभी भी एरो चेंज नहीं हो रहा है, यानी अगर मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा, कैसे पैरेलली, तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही उसका डायरेक्शन बदलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली देन वेक्टर विल नॉट चेंज्ड। जैसे देखो बेटा ये आपका रेफरेंस फ्रेम है, जैसे मैथमेटिक्स में बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, वैसे ही फिजिक्स में रेफरेंस फ्रेम होता है। रेफरेंस फ्रेम क्या है बेटा, वो जगह जहाँ से बैठ के आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर आप ऑटो में बैठे हैं तो ऑटो आपका क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम, अगर आप एरोप्लेन में बैठे फ्लाइट में बैठे तो वो क्या हो गया आपका रेफरेंस फ्रेम, आप कमरे में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका कमरा क्या हो गया बेटा, रेफरेंस फ्रेम। तो ये रेफरेंस फ्रेम है बेटा और ये वेक्टर ए है। अगर मैं इस ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं, इसको क्या किया बेटा, मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आया, तो क्या बेटा ए का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं, क्या एरो चेंज हो रहा है, नहीं, तो क्या आपको नया वेक्टर मिलेगा, नहीं, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या बेटा सेम। अगर मैं इसको बी बोलूंगा तो क्या ए और बी अलग वेक्टर है या सेम, सेम वेक्टर है। उसी तरीके से मान लो बेटा मैं इधर पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, मैं यहां ले गया और मान लो मुझे एक नया वेक्टर सी मिला, तो क्या ए और सी अलग अलग वेक्टर है या सेम वेक्टर है, तो ना तो ए का ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना ही डायरेक्शन, मतलब क्या बेटा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, अभी अभी मैंने आपको समझाया रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या है, वो जगह जहां से बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो इसी कमरे से मैं बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं इस पेन को जो हवा में ऐसे लगा है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इस कमरे को घुमाऊं, जैसे मान लो बेटा ये इस कमरे का फ्लोर है, तो अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ, फ्लोर घूम के इतने 90 डिग्री से घूम के इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया,
तो बताइए क्या मार्कर का लेंथ घटा बढ़ा? नहीं। क्या इसका एरो चेंज हो रहा है? नहीं। लेकिन देखो बेटा फ्लोर के साथ एंगल क्या हो रहा है? चेंज। आगे आप एक क्वांटिटी पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेफरेंस फ्रेम को घुमाने से आपका क्या हो रहा है बेटा? एंगल चेंज हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आपका वेक्टर चेंज हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदला ना ही उसका डायरेक्शन। लेकिन क्या हो गया बेटा? एंगल चेंज हो गया। मतलब वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होगा? चेंज। वहीं दूसरे में बेटा अगर मैं रेफरेंस फ्रेम को ट्रांसलेट कर दूं तो ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा इस बार, ना ही डायरेक्शन और ना ही एंगल। यानी अगर मैं अगर मैं रेफरेंस फ्रेम को ट्रांसलेट करूंगा तो ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना ही डायरेक्शन, ना ही कंपोनेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है बेटा, लिखिए इफ रेफरेंस फ्रेम इज रोटेटेड और translated, then the vector will not change. However, the component of a vector may change. जैसे मान लो बेटा ये वेक्टर A है और इस ये आपका रेफरेंस फ्रेम है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। आपने रेफरेंस फ्रेम को घुमा दिया किसी एंगल से। जब आप घुमाएंगे बेटा तो आपको नया कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल जाएगा, x डैश, y डैश, z डैश। तो आप क्या देख रहे हैं? इस वाले वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन, यानी आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलो इसको लिखो। नेक्स्ट बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बच्चों वेक्टर्स के जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन होंगे, जैसे उसका एडिशन होगा, उसका सब्सट्रैक्शन होगा, हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उन सब के लिए हमें वेक्टर का एंगल पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वेक्टर को अच्छे से समझ पाएं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है तो होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज the smaller angle when their head or their tail is at same point। तो दो वेक्टर के एंगल मेजर करने के बेटा तीन मेथड है। पहला है टेल टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। इसमें क्या होगा बेटा, दो वेक्टर है और दोनों का टेल एक साथ होगा। तो देखिए जब एक साथ होगा तो दो एंगल बनेगा, एक एंगल छोटा होगा और एक एंगल बड़ा होगा। तो आपको कौन सा एंगल लेना है? जो छोटा है, यानी ये वाला एंगल। तो अगर ये वेक्टर ए है बेटा और ये वेक्टर बी है, ये अल्फा है और ये एंगल क्या है? बीटा। तो अगर अपने से पूछे कि ए एंड बी का एंगल क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा। दूसरा मेथड होता है बेटा हेड टू हेड मेथड, हेड टू हेड मेथड। तो यहां पे क्या होगा बेटा, दोनों वेक्टर का हेड से हेड मिला होगा। यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक छोटा वाला एंगल, मान लीजिए कि ये θ1 है और ये बड़ा वाला एंगल, इसको मैंने क्या बोल दिया? θ2। इसको मैंने वेक्टर ए बोला है और इसको क्या बोला बेटा? वेक्टर बी। तो अगर अपने से पूछेगा व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? θ1। तीसरा बेटा जो ज़्यादा यूज होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है? यह बेटा हेड टू टेल मेथड। यहां पे बेटा एक वेक्टर का हेड रहेगा और दूसरे वेक्टर का टेल रहेगा। यहां पर ये एंगल दिया हुआ है θ, ये वेक्टर ए है बेटा और ये वेक्टर बी।
तो अगर अपने से पूछेगा कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। यानी इस बार मुझे क्या करना होगा, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना होगा। या तो मैं ए को शिफ्ट कर सकता हूं और या फिर बी को। कब तक? जब तक कि दोनों का टेल से टेल या फिर हेड से हेड ना मिल जाए। तो बेटा मैं ए को पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं ताकि ए का टेल बी के टेल से क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। अब जब ये टेल से टेल कोइंसाइड हो गया तो अब छोटा वाला एंगल देख लेंगे। तो देखिए ये थीटा है, तो ये क्या होगा बेटा 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं? यानी बेटा एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं? आप चाहें तो हेड टू हेड भी मिला सकते हैं। देखिए बी को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करके नीचे ले आऊं, क्या करूं, पैरेलली शिफ्ट करके नीचे, तो ये तो अपना ए है। बी को मैं पैरेलली शिफ्ट करके नीचे ले आया ताकि बी का हेड किससे ज्वाइंट हो जाए बेटा, ए के हेड से ज्वाइंट हो जाए। तो देखिए फिर से ये एंगल थीटा है। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये थीटा है बेटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी बेटा ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलो लिख लीजिए इसको। तो चलो बच्चों अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग। पहला बेटा 5 न्यूटन अलोंग वेस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, 5 यूनिट नॉर्थ ईस्ट, 10 यूनिट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 5 यूनिट साउथ वेस्ट, 4 यूनिट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। चलिए इसको बनाइए। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को डायरेक्शंस दिखाने होंगे। तो आपको पता है इधर क्या बेटा ईस्ट, इधर वेस्ट, फिर नॉर्थ और क्या बेटा साउथ। तो पहला वेक्टर क्या बेटा 5 न्यूटन, किधर वेस्ट की तरफ। यानी जो वेक्टर का एरो होगा वो किधर होना चाहिए बेटा वेस्ट। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा ये हो गया फर्स्ट वाला वेक्टर। मान लो इसको ए बोला, बी सी डी ई एफ, तो ये हो गया बेटा वेक्टर ए। क्लियर है कि नहीं? दूसरा क्या बेटा 10 मीटर अलोंग साउथ। तो फिर से वही बात ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस बार जो अपना डायरेक्शन होगा बेटा यानी वेक्टर का जो एरो होगा वो किधर होना चाहिए टुवर्ड्स साउथ। और कितना 10। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका क्या है 10, यानी जो लेंथ होगा इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये नीचे की तरफ आ गया, इसको मैंने बोला वेक्टर बी। क्लियर है बच्चों? तीसरा है 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बच्चों? तो देखो फिजिक्स में टर्म यूज होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके का। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि नॉर्थ जैसे यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट दोनों के साथ 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पर है बेटा 5 यूनिट नॉर्थ ईस्ट। कैसे बनेगा ये? फिर से वही बात ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो बेटा नॉर्थ ईस्ट है मतलब दोनों के साथ कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी दोनों के बीच से निकलेगा। और कितना बेटा 5 यूनिट। तो ये हो गया बेटा तीसरे को पार्ट का आंसर। फिर नेक्स्ट क्या बेटा 10 यूनिट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब बेटा ईस्ट के साथ बनाएगा कितना डिग्री 37 डिग्री। और किधर की तरफ जाएगा साउथ की तरफ। किधर साउथ की तरफ। ईस्ट के साथ जाना है कितना डिग्री 37 डिग्री और किधर की तरफ साउथ की तरफ। क्लियर? तो ये बेटा हो गया आपके फोर्थ यानी डी का आंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 5 यूनिट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का क्या मतलब है कि साउथ और वेस्ट के बीच से निकलेगा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ वेस्ट का मतलब ये कितना डिग्री बेटा, 45 डिग्री। लास्ट क्या बेटा, 4 यूनिट 30 डिग्री, किसके साथ, वेस्ट के साथ, और किधर की तरफ जाना है, साउथ की तरफ। तो ये कैसा बनेगा बेटा, लास्ट वाला पार्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कितना डिग्री बनाना है, 30 डिग्री, किसके साथ, वेस्ट के साथ, और किधर जाना है, साउथ की तरफ। तो 30 डिग्री बनाया वेस्ट की तरफ साथ, और किधर गया, साउथ की तरफ। तो ये हो गया बेटा अपना 6th का आंसर। क्लियर है। तो क्या अब आप वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मेरा सोच है कि अब आप आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक वर्टिकल स्ट्रिंग है और इसमें 2 पल्स जनरेट किए गए हैं। जैसे आप रस्सी को ऐसे हिलाते हैं ना, एक छोटा सा शेप ऐसे करके आगे बढ़ता है ना, उसी को मैंने पल्स बोला है। एक पल्स है जो नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला बेटा वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2। दूसरा वेलोसिटी ऑफ 1 कैन नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ 1 मे बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2। और चौथा है वेलोसिटी ऑफ 1 मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 एट, या यहीं पे लिख लीजिए एट मिड पॉइंट्स, एट मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट के लिए आपको बताना है। चलिए तो क्या आंसर होगा बेटा, आंसर होगा बी। क्यों, तो देखो वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो एक पल्स ऊपर जा रहा है और दूसरा पल्स नीचे आ रहा है, तो इस वाले का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, जबकि इस वाले का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। यानी जब मिड पॉइंट की बात होगी बेटा, तो एक पल्स ऊपर जा रहा होगा और दूसरा नीचे, यानी दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इक्वल होने का तो कोई सवाल है ही नहीं। अब देखो मे चुने या कांट चुने, तो देखो फिजिक्स में जब मे की बात करोगे तो मे में कुछ पॉसिबिलिटीज है, यानी आप सर्टेन नहीं हो। जबकि आप कैंट यूज करोगे मतलब आप फिक्स्ड हो कि हाँ यही होगा। तो फिजिक्स में स्पेशली जब जे एडवांस तरीके का एग्जाम बात करोगे तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां चेक किया जाएगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके कितना फॉर्मली बिलीव करते हो। कांट बोलने का क्या मतलब है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, और मैं बोलने का क्या पता है कि हाँ शायद हो सकता है। क्लियर है। चलो लिख लो इसको। और बेटा ये जो सवाल है, ये सवाल जेईई एडवांस 2016 या 15 का है। हालांकि करेक्ट एग्जैक्टली यही सवाल नहीं है, उस सवाल का बस एक छोटा सा पार्ट उठा के मैंने आपसे पूछा है। क्लियर है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है। नोट दिया हुआ है कि अगर बॉडी कर्व पाथ में घूम रही है तो वेलोसिटी किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर। ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। पहला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, दूसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग, तीसरा बेटा मोशन इज एक्सेलरेटेड, और चौथा है फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। चलिए आप इसको बनाइए। तो देखते हैं बेटा, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर बॉडी कर्व पाथ में जा रही है तो वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल। यानी बेटा अगर इस जगह पर है तो वेलोसिटी इधर है, अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर, अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर, अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर। आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो वेक्टर के पास बेटा दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बेटा क्या आप डायरेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। जैसे देखिए इस जगह पे डायरेक्शन किधर है? ईस्ट में, इस जगह नॉर्थ में, इस जगह वेस्ट में, इस जगह साउथ में। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कर्व पाथ पे पार्टिकल जा रहा है, कैसे पाथ पे? कर्व पाथ पे, तो हर मोमेंट पे बेटा डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, यानी उस केस में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हर मोमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत। वेलोसिटी इज चेंजिंग, सही। अब बेटा मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। और बेटा आप जानते हो कि F बराबर ma, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा ही होगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इज इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए बनाइए। तो देखते हैं बेटा, देखो इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। जैसे देखो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो ये सब क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। फिर करंट हमेशा बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो क्या करंट बेटा वेक्टर है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर होने के लिए 4 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फिर मस्ट ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, और चौथा क्या बेटा? देयर एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव। तो देखो बेटा करंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर इधर से 2 एम्पियर आ रहा है और इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, तो इधर हमेशा कितना जाता है बेटा? 7 एम्पियर। 9th या 10th में जंक्शन लॉ में पढ़े होंगे। यानी ये जो 7 एम्पियर है बेटा वो इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर यही 2 ऐसे आए और बेटा 5 ऐसे आए, तब भी इधर कितना जाएगा बेटा? 7 एम्पियर ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसलिए बेटा करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, ये यहाँ पर है, थोड़े देर के बाद बेटा यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो ये जो एंगल रोटेट होगा यही कहलाता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो जैसे जैसे घूम रहा होगा बेटा वैसे वैसे उंगली घुमाना है, ऐसे राइट हैंड वाली, तो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंगूठा किधर आएगा? बाहर। और अगर बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ऐसे हाथ रखोगे, ऐसे घुमाओगे, तो अंगूठा किधर जाएगा? अंदर। यानी बेटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या है बेटा? डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, इन सारे वेक्टर्स को बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। क्या बोला जाएगा? एक्सियल वेक्टर। तो नोट डाल के आप लिख लेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ETC आर एक्सियल वेक्टर। लेकिन बात हो रही है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो बच्चों मैंने बताया 4 कंडीशन है। फोर्थ क्या था? देयर एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव। तो देखो बच्चा मान लो कि इस पोजीशन से घूमना चालू हुआ, पहले घूमा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री मैं अपने साइड से देख रहा हूं, तो मुझे ये साइड कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। तो ये यहां से यहां आया, तो ये वाला एंगल घुमा, घुमा कि नहीं?
तो ऐसे अगर एंगल घुमा बेटा, तो ऐसे मैं घुमाऊंगा, अंगूठा किधर जाएगा, नीचे की तरफ। देखिए इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये रहा। फिर से देख लीजिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मेरे तरीके से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पहुँचा, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचा है, पहुँचा कि नहीं, तो ऐसे आया। तो ये जो एंगल जाएगा बेटा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन वही मैं अगर इसका अपोजिट करूं, यहां से वहां जाऊं, तो देखिए ऐसे हुआ और फिर ऐसे, क्लियर है कि नहीं। तो अब यहां से यहां गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, ऐसे जाएंगे तो अंगूठा किधर आ जा रहा है, ऊपर। यानी जब लार्ज क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो θ1 कैन नॉट, θ1 प्लस θ2 कैन नॉट बी इक्वल टू θ2 प्लस θ1। क्यों बेटा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन वही जब स्मॉल की बात करेंगे, स्मॉल में क्या होगा बेटा कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, जस्ट इसके बाद वाला पोजीशन, जैसे ये है और एक माइनर सा एंगल जैसे अभी घूम रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं घुमा रहा हूं। तो जब स्मॉल रहता है बेटा, तो हम स्मॉल वाले एंगल में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। जैसे देखिए ऐसे गया, शायद कैमरे में ना आए, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि बहुत छोटा सा एंगल ऐसे घुमा और फिर ऐसे, क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब स्मॉल एंगल रहेगा तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि dθ1 प्लस dθ2 इज इक्वल टू क्या बेटा, dθ2 प्लस dθ1। यानी बेटा जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो उनका एडिशन क्या होगा बेटा, कम्यूटेटिव होगा। लेकिन जब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उनका एडिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या बोलेंगे कि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity but large angular displacement is a scalar quantity। और ऐसा क्यों, क्योंकि लार्ज के केस में जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, जबकि स्मॉल के केस में एडिशन कम्यूटेटिव होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, बी है, सी है। ए एक्स के साथ 30 बना रहा है, बी निगेटिव एक्स के साथ 40 बना रहा है, सी निगेटिव वाई के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी। चलिए बनाइए इसको। तो देखते हैं बेटा, देखिए पहला क्या है, ए एंड बी। तो ए और बी का क्या मिला लीजिए, या तो हेड से हेड या तो टेल से टेल। तो देखिए ए और बी का यहाँ पे क्या मिला हुआ बेटा, टेल से टेल। अब दो एंगल बनेंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में कौन सा एंगल लेंगे, स्मॉलर। यानी ये जो एंगल है बेटा, यही एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो बताओ तो बेटा ये एंगल कितना है, तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 बनता है, 180 में से कितना निकल गया, 70। तो कितना बचा बेटा, 110। तो ए और बी के बीच का एंगल 110। उसी तरीके से बेटा बी और सी। तो देखिए बी और सी का क्या मिला हुआ है, टेल से टेल। तो दो एंगल बनेगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला एंगल। तो जो छोटा वाला एंगल होगा बेटा वही एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए ये 40 है, मतलब ये 50 और ये 50, ये 20। तो दोनों मिलके कितना निकल गया बेटा, 70। तो ये कितना बच गया, 110। यानी बेटा बी एंड सी के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, 110। क्लियर है। अब नेक्स्ट है बेटा ए एंड सी। तो देखिए ए और सी के बीच का एंगल, तो ये टेल से टेल मिला है, तो आपको ये एंगल बताना है। बताओ तो बेटा कितना हो गया, 30 प्लस 90 प्लस 20, 30 प्लस 90 प्लस 20, ये कितना हो रहा है बेटा, 140। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए
ये हो जाएगा बेटा 220। छोटा वाला 140 है, बड़ा वाला 220। तो एंगल बिटवीन क्या लेंगे बेटा, स्मॉलर। कितना है 140 डिग्री। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वेक्टर ए एक्स के साथ 50 बना रहा है, ये वेक्टर बी है जो निगेटिव एक्स के साथ 30 बना रहा है, और ये वेक्टर सी है जो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो आपको बेटा ए बी, बी सी और ए एंड सी के बीच का एंगल निकालना है। चलिए बना के दिखाइए। तो बच्चों ऐसे सवाल को आप कैसे करोगे, तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सारे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए और सबको पैरेलली शिफ्ट करके कहाँ पे ले आइए, ओरिजिन पे, इस तरीके से, ताकि सबका टेल कहाँ पे रहे बेटा, ओरिजिन। तो देखो ये वेक्टर ऐसा है, यहीं पे रख दिया, ये कितना डिग्री बना रहा है, 50 डिग्री। बी को पैरेलली शिफ्ट करके लाइए यहाँ पे, ताकि बी का टेल ओरिजिन पे आ जाए। ये हो गया वेक्टर बी। बी कितना, निगेटिव एक्स के साथ क्या बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। और वेक्टर सी निगेटिव वाई में, तो ये हो गया वेक्टर सी। अब आपको पता है सारे वेक्टर का टेल से टेल मिला हुआ है, तो आप आसानी से एंगल देख सकते हैं। देखिए तो बेटा ए और बी का बीच का एंगल, तो ये 30 50, तो ये 100 हो गया बेटा। बी और सी, तो बी और सी का टेल से टेल मिला, ये एंगल होगा कितना बेटा, 90 + 30 120। ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल बड़ा होगा, तो बी एंड सी के बीच का एंगल 120। उसी तरीके से बेटा ए एंड सी, तो ये छोटा एंगल है, कितना है, 90 + 50, कितना आ जाएगा बेटा, 140 डिग्री। क्लियर है? चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए है, ये बी है, ये 140 है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बेटा, 200। चलिए बनाइए। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या मिला हुआ है, हेड से टेल। तो इसको किस मेथड से बनाएंगे, हेड टू टेल वाले मेथड से। तो ये 140 है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे। तो ये जो एंगल होगा बेटा, यही एंगल ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 40 डिग्री। देखो बेटा यहाँ हेड से हेड मिला है, तो मैंने आपको बताया, आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्या मतलब है, छोटा वाला एंगल। तो ये 200 है, तो ये क्या होगा बेटा, 160। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे टोटल 360 का एंगल बनता है। तो जब हेड से हेड मिला तो दो एंगल बन रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, छोटा वाला। तो ए और बी के बीच का एंगल इस बार क्या हो जाएगा बेटा, 160 डिग्री। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 वेक्टर्स ए, बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड by the sides of equilateral triangle taken in same order. Then find the angle between A and B. चलो लिख के बनाओ। तो बच्चों ये सवाल कैसे बनेगा, तो A, B और C 3 वेक्टर है और तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए हुए हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो सबका एरो एंटी क्लॉकवाइज ही पड़ेगा, और अगर बेटा आप क्लॉकवाइज घूमते तो सबका एरो ऐसे ही पड़ता। ठीक है, तो यहां से समझेंगे। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये सारा एंगल क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री। तो क्या बेटा ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हेड टू टेल मिला हुआ है, तो 60 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल नहीं होगा। कैसे बनाओगे आप इसको, आप इसको एक्सटेंड करोगे कब तक, जब तक कि ए और बी का टेल से टेल ना मिल जाए। जब टेल से टेल मिलेगा तो ये वाला एंगल होगा,
तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 3 यूनिट, बी इज इक्वल टू 4 यूनिट एंड सी इज इक्वल टू 5 यूनिट are represented by the 3 sides of a right angle triangle taken in same order. Then find the angle between A and B, angle between A and B, A and C and B and C provided sin 37 लिख लेंगे sin 37 3/4 cos 37 sin 37 3/5 cos 37 4/5 sin 53 4/5 cos 53 3/5। चलिए इसको बना के दिखाइए। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे। तो ए बी और सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से टेकन इन सेम ऑर्डर। ए बी सी वैल्यू दे रखा बेटा 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। तो आपको पता है 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा 5 का स्क्वायर। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिपलेट्स है, जैसे देखिए 8 6 10। आप इनको याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा फिजिक्स में। दूसरा क्या बेटा 5 12 13, फिर है 8 15 17, फिर है 12 16 20 3 4 5। तो ये सब क्या बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा लिया बेटा। तो देखो एक एंगल ये है, अगर मैं इसको थीटा बोलूं, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा क्या होता है बेटा p/h। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है बेटा p, ये p ये b और ये h। साइन थीटा p/h क्या बेटा 4/5। और आपको दिया हुआ है कि ये किसकी वैल्यू है 53, यानी थीटा कितना बेटा 53 डिग्री है। तो ये जो एंगल है बच्चों ये कितना डिग्री है 53 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 37 और ये 90 दिया हुआ है। अब हम एंगल देखेंगे जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी पैरेलली शिफ्ट कर लोगे बेटा इधर आ जाएगा। तो ए एंड बी का एंगल क्या हो जाएगा, बोलो ए एंड बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। उसी तरीके से बेटा ए एंड सी, तो आप क्या देख रहे हैं ए एंड सी का क्या मिला हुआ है हेड टू टेल। तो इसको थर्ड मेथड से करेंगे तो ए एंड सी का क्या आ जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा, लिख लेंगे वैल्यू कितना आएगा बेटा 127 डिग्री। उसी तरीके से बी एंड सी, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा बी एंड सी का भी क्या मिला हुआ है हेड से टेल। तो बी एंड सी का भी एंगल क्या होगा बेटा, तो अभी ये वाला एंगल क्या है 37। आंसर क्या हो जाएगा 180 माइनस 37 143 डिग्री। तो देखो बच्चों ये हुआ वेक्टर से रिलेटेड आपका फर्स्ट लेक्चर। कल यानी अगले लेक्चर में हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।